नमस्कार दोस्तों, पीकेजे क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं और भगवान आदित्य का इस मकर राशि में प्रवेश आपके लिए सफलता की, समृद्धि की और बेहतर कार्यों की नई उपलब्धि लेकर आए। तो इसलिए हम आपको इसकी बधाई देते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि पिछले जो क्लासेस थी उसमें हमने उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति पे चर्चा की थी। राजनीतिक स्थिति पे हमने यज्ञों के महत्व तक जो है बताया था और ये समझाने का प्रयास किया था कि किस तरह से राजा को देवत्व प्रदान किया जाता था, मतलब उसकी तुलना ईश्वरीय सत्ता से की जाती थी। उसमें हमने देखा कि उत्तर वैदिक काल में जो राजाओं का प्रभाव क्षेत्र है वो बढ़ रहा था और उसका साम्राज्य विस्तार भी बढ़ रहा था। तो हमने देखा कि उसके साम्राज्य को सही ढंग से चलाने के लिए कुछ अधिकारियों की आवश्यकता थी। और हम देखते हैं कि जो वैदिक ग्रंथ हैं उनमें सबसे पहले यजुर्वेद में उन अधिकारियों को रत्निन के नाम से जाना गया है। तो आज हम चर्चा कर लेते हैं रत्निनों पे भी, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इनसे कभी कभी प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आज हम रत्निनों को देख लेते हैं। एक सूची के माध्यम से या एक इंडेक्स के माध्यम से हम रत्निनों को देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम आज उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था को देखेंगे या आर्थिक जीवन को देखेंगे। हम देखते हैं कि इस काल में जो पशुपालन था वो दूसरे स्थान पे आता है और कृषि प्रथम स्थान पे आ जाती है। कृषि जो है वो प्रथम स्थान पे जब आती है उसके पीछे कारण ये था कि आर्य जो है अब माइग्रेट करके गंगा घाटी में प्रवेश कर चुके थे और गंगा घाटी जो क्षेत्र है वो काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र है और यहाँ पे कृषि जो है धीरे धीरे विस्तार को प्राप्त करती है। इसके अलावा एक जो कृषि में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे उसको आगे बढ़ाने में जो सबसे महत्वपूर्ण साधन के रूप में हमने देखा कि लोहे की खोज। लोहे की खोज से जो सबसे बड़ी हमको उपलब्धि मिलती है वो ये मिलती है कि उसके जो हथियार थे वो बाकी जो हथियार हुआ करते थे जैसे कांसा या तांबे के हथियार से ज़्यादा मजबूत होते थे और वे कृषि कार्यों को बेहतर तरीके से, अब जैसे जंगल को काटने साफ करने में या फिर जो छोटे छोटे पेड़ पौधे थे उनको काटने छांटने में जो लोहे की कुल्हाड़ियाँ या जो लोहे के हथियार थे उनसे ज़्यादा अच्छी प्रकार से जंगलों की कटाई और सफाई हो पाई। ठीक है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि जो हल वगैरह थे वो जब लोहे के बने तो डिगिंग प्रोसेस या फिर जो जुताई वाली प्रोसेस थी वो काफ़ी गहरी जुताई होने लगी। जुताई मतलब गहराई से जब होने लगी तो जाहिर सी बात है कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ी और फसलों का उत्पादन अधिक होने लगा। हालांकि अभी इतना अधिक नहीं हुआ कि कृषि अधिशेष जैसी बात हो, लेकिन फिर भी कृषि जो है काफ़ी उन्नत अवस्था में हमको दिखाई देती है। इसके अलावा कृषि तो थी ही, इसके अलावा कुछ और जो है बहुत सारे छोटे मोटे व्यवसाय थे उनको हम देखेंगे और आज आर्थिक स्थिति पे भी हम परिचर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं राजा के कुछ प्रमुख पदाधिकारियों को, इसके बाद हम आर्थिक व्यवस्था पे परिचर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए एक इंडेक्स के माध्यम से हम उसे देखने का प्रयास करते हैं। ठीक। हाँ, तो दोस्तों हम देखते हैं कि राजा के जो प्रमुख सहयोगी थे वो कौन कौन थे। तो ये देखते हैं कि यजुर्वेद में ये जो सहयोगी या अधिकारी थे जिनके माध्यम से राजा कुशल तरीके से अपने प्रशासनिक कार्य को करता था उन्हें हम रत्निन कहते हैं। इसका विवरण जो है यजुर्वेद में मिलता है और शतपथ ब्राह्मण में इनकी संख्या को 12 बताया गया है, मतलब 12 की संख्या में ये थे। इनमें जो सबसे पहला अधिकारी आता है उसे पुरोहित कहते थे। धार्मिक कार्य करने वाला राजा का यह प्रमुख सलाहकार तथा गुरु होता था। मतलब राजा जो भी धार्मिक अनुष्ठान या जो भी कार्यकलाप करता था धार्मिक, वह इन्हीं की सहायता से करता था।
दूसरा सेनानी होता था। सेनानी जो है वो सेनापति होता था और सेना का मुख्य संचालन करता होता था, मतलब सेना का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। तीसरा जो है महिषी। महिषी का मतलब है कि वह राजा की जो सबसे प्रमुख रानी होती थी उसे महिषी कहा जाता था। वह राज काज में भी राजा की मदद करती थी तथा शाही अनुष्ठानों में वह अपनी प्रतीकात्मक भूमिका भी निभाती थी। इसके अलावा चौथा जो अधिकारी था वो राजा का ज्येष्ठ पुत्र होता था, उसे युवराज कहा जाता था और वह राजा का अधिकारी भी, उत्तराधिकारी भी होता था। और ऐसा माना गया है कि राजा का लड़का ही राजा होता था, जैसा कि हमने वंशावली परंपरा में देखा था राजनीतिक स्थिति में। तो युवराज ही जो है आगे चल के राजा का उत्तराधिकारी होता था। पांचवा सूत। सूत जो होता था वह राजा का रथ चलाने वाला या उसका प्रमुख सारथी होता था। इसके अलावा आता है छठवां ग्रामणी। ग्रामणी जो है वो गांव का मुखिया होता था, ठीक है, वो भी जो है राजा के प्रमुख अधिकारियों में आता था। इसके अलावा है भागदूत, यह कर संग्रह करने वाला जो है अधिकारी होता था। इसके अलावा आता है संग्रहिता। संग्रहिता जो है कोषाध्यक्ष होता था, जो राज्य का वित्त प्रबंधन देखता था, मतलब जो वित्त की व्यवस्थाएं हैं उनको यह देखता था। नौवां जो होता था वो होता था पालागल, यह विदूषक होता था या राजा का मनोरंजन करने वाला व्यक्ति होता था। इसके अलावा आता है छत्ता। छत्ता जो है वह मुख्य द्वारपाल होता था या पूरे राजमहल की सुरक्षा व्यवस्था का सबसे बड़ा प्रबंधन अधिकारी होता था, ठीक है, इसे छत्ता कहा जाता था। इसके अलावा है 11वां गोबीकर्तन। गोबीकर्तन जो था वो जंगल तथा चारागाहों का प्रधान अधिकारी होता था, जो इन पे जो है अपनी निगाह बनाए रखता था और इनकी सुरक्षा का प्रबंध भी करता था। अच्छावाय। अच्छावाप जो है वह एक ऐसा अधिकारी था जो पासे के खेल में जो है या चौसर के खेल में राजा का सहयोगी होता था, ठीक है। तो ये थी रत्निनों के बारे में जानकारी। ये काफी महत्वपूर्ण है और कभी कभी इसको जो है प्री के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या विभिन्न परीक्षाओं में जो है इसको पूछ लेता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसका एक प्रॉपर नोट्स बना के रख लें और इसको बार बार रिवाइज करेंगे तो ये याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था का जो है हमने विवरण दिया। अब हम चलते हैं और आर्थिक व्यवस्था पे विचार करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम देखते हैं आर्थिक जीवन को। और तो उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक जीवन। या आर्थिक स्थिति, ठीक है ना। तो उत्तर वैदिक काल में जो आर्थिक जीवन का आधार था, जैसे हमने देखा कि ऋग वैदिक काल में जो जीवन का आधार था या आर्थिक जीवन का जो मुख्य आधार था वो पशुपालन था। यहाँ चूंकि आर्य जो है वो एक विस्तृत क्षेत्र में जो है फैल जाते हैं, मतलब वो माइग्रेट करके गंगा घाटी के मैदान में आ जाते हैं और हम ये देखते हैं कि यहाँ जो है कृषि परंपरा शुरू होती है, ठीक है। तो कृषि का विकास हम देखेंगे, हम किन किन टॉपिक के अंतर्गत देखेंगे, पढ़ेंगे इसको। तो इसमें कृषि का विकास कैसे होता है। दूसरा जो है लोहे का जो है वो ज्ञान किस तरह से कृषि कार्यों में मदद करता है, ठीक है। तीसरा हम देखेंगे कि जो वैदिक ग्रंथ हैं, वैदिक ग्रंथों में कृषि को कैसे देखा गया है, कृषि को कैसे देखा गया है। इन्हीं सब टॉपिक के अंतर्गत हम इस आर्थिक जीवन की चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके अलावा चौथा टॉपिक है कि व्यापार और वाणिज्य, ठीक है। इसके बारे में क्या जानकारी हमको जो है इस काल में प्राप्त होती है। और भी देखेंगे कि इसके अलावा और भी कुछ जो व्यवसाय थे, जैसे कि चूंकि देखिए
यहाँ पे एक विस्तृत परंपरा दिखाई देती है, मतलब राजा और उससे संबंधित बहुत सारी चीज़ों का विकास हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि सामाजिक विकास हुआ, तो समाज में बहुत सारे वर्ग थे, तो ठीक है, तो अलग अलग वर्ग जो थे अलग अलग तरीके का व्यवसाय रोजगार करते थे, तो मतलब उद्योग धंधे भी एक तरह से आगे बढ़े। कुछ अन्य उद्योगों के बारे में भी हम देखेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा ये भी देखेंगे कि मतलब मुद्रा विनिमय या इस तरह की जो चीजें हैं उस पर चर्चा भी हम करेंगे। तो ये कुछ विशेष टॉपिक हैं जिनके अंतर्गत हम आर्थिक जीवन को देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि कृषि जो व्यवस्था थी वो कैसे आगे बढ़ी, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि इस काल में लोहे की खोज हो जाती है। वैदिक काल में जो कृषि थी वो एक प्रमुख व्यवसाय के रूप में उभर करके सामने आती है, और इसमें जो सबसे बड़ा रोल जो होता है वो लोहे के आविष्कार या लोहे की खोज का होता है। देखिए, लोहे की खोज हो जाने से सबसे बड़ा जो फायदा मिला कि लोहे के हथियारों से जंगल की साफ सफाई करना और खेत की बेहतर जुताई करना आसान हो गया, जिससे हुआ क्या कि कृषि का उत्पादन बढ़ा। कृषि का जब उत्पादन बढ़ा तो कृषि जो है अधिशेष की प्राप्ति होना शुरू हुई। हालांकि कृषि अभी उतनी व्यापक स्तर पे नहीं हुई कि कृषि अधिशेष जो है बहुत अधिक होने लगा, लेकिन फिर भी अगर कंपेयर करें हम ऋग वैदिक काल से तो यहाँ कृषि की स्थिति काफी बेहतर थी। और जो है विभिन्न जो वैदिक ग्रंथ हैं उनमें कृषि की चर्चा की गई है। जैसे अथर्ववेद में बहुत सारे मंत्र ऐसे आए हैं जिनमें ऐसा बताया गया है कि कीटों से फसलों की रक्षा, सूखे से फसलों की रक्षा के लिए विभिन्न तरह के अनुष्ठान और अनेक मंत्र दिए गए हैं जिनके द्वारा फसलों की रक्षा हो सके, ठीक है। इसके अलावा जो है हम देखते हैं कि लोहे का जो प्रयोग प्रारंभ होता है तो सबसे पहले अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा, यहां से हमको लोहे के हथियार के साक्ष्य मिलते हैं, मतलब लोहे के उपकरणों के साक्ष्य मिलते हैं। लोहे के उपकरणों के जो है वो साक्ष्य मिलते हैं हमको, ठीक है ना। इसके अलावा हमें उत्तर वैदिक कालीन कृषि से भी संबंधित अनेक साक्ष्य मिले हैं। अतरंजी खेड़ा से हमें चावल तथा गेहूं के भी साक्ष्य मिले हैं, चावल और गेहूं के भी साक्ष्य, मतलब कृषि से संबंधित चीजों के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा मेरठ के आसपास के क्षेत्रों से जो है वो गन्ना, जो जंगली गन्ना है उसके भी साक्ष्य हमको प्राप्त होते हैं। तो अतरंजी खेड़ा से हमें कृषि से संबंधित जो है कुछ साक्ष्य जो है वो प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि लोहे का जो उपयोग था उसके वजह से मजबूत कुल्हाड़ियां बनी, जिसकी वजह से जंगलों की साफ सफाई बेहतर होने लगी। कृषि कार्य में जो कटाई छटाई या इस तरह की जो चीजें थी वो बेहतर तरीके से होने लगी, ठीक है। बैलों का उपयोग करके जो है व्यापक जो है क्षेत्रफल में कृषि जो है वो होने लगी। वात्स्यनीय संहिता या इस तरह के बहुत सारे जो आपके ग्रंथ हैं उनमें ऐसा प्रमाण मिलता है कि 6-6, 8-8, 24-24 बैलों से जो है बड़े बड़े हलों को जो है लगा करके और खेती जो है की जाती थी। कहीं ना कहीं ये चीजें आपको दिखाई देती हैं। अब देखिए, एक और जो सबसे बड़ी चीज है वो कृषि परंपरा जब आगे बढ़ती है तो जीवन में ठहराव आता है। जीवन में जब ठहराव आएगा, अस्थायीकरण बढ़ेगा, तो फिर क्या होगा, वहां पे एक नगरीय प्रक्रिया जो है धीरे धीरे विकसित होगी। और नगरीय प्रक्रिया का जो सबसे पहले उदाहरण आता है वो आपकी तैत्तरीय संहिता में नगर शब्द का उल्लेख जो है वो आया है। हालांकि वहां नगर बहुत व्यापक रूप में नहीं आया, छोटे शहरों के रूप में आया है, लेकिन तैत्तरीय संहिता में सबसे पहले शहर या नगर शब्द का उल्लेख मिलता है। तो ये सब कुछ छोटे छोटे फैक्ट हैं जिनको आप जानते रहिए। तैत्तरीय संहिता में सबसे पहले नगर शब्द का जो है वो प्रयोग किया गया है, ठीक है, प्रयोग किया गया, ठीक है। तो ये सब कुछ छोटे छोटे फैक्ट हैं जिनको आप जानते रहिए। इसके अलावा हम देखते हैं कि जब कृषि परंपरा शुरू होती है
तो हमने अभी बताया कि ये अस्थायित्व आता है, ठहराव आता है, और धीरे धीरे वहाँ नगरों का विकास होता है, जिसकी चरम परिणति हमको महाजनपद काल में दिखाई पड़ती है। और एक बार पुनः भारत में नगरीय प्रक्रिया, जो सिंधु घाटी सभ्यता में नगर लुप्त हो जाते हैं, फिर हम देखते हैं कि दोबारा इस काल में जो है नगरों की शुरुआत होती है और महाजनपद काल में हमें विस्तृत नगर दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसमें और कुछ चीज़ों को। तो तैत्तिरीय संहिता में जो है नगर शब्द का उल्लेख जो है वो किया गया है। तो हमने देखा कि लोहे के प्रयोग से कृषि में आमूलचूल परिवर्तन होता है। कृषि की जो है व्यापक जो है वो व्यापक पैमाने पर कृषि जो है वो विस्तारित होती हुई हमको यहाँ दिखाई पड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ों को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम थोड़ा सा देखते हैं कि जो उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ हैं उनमें जो है कृषि को या उसमें कृषि को किस तरह से दिखाया गया है। ठीक है, तो तैत्तिरीय संहिता में, तैत्तिरीय संहिता, तैत्तिरीय संहिता में, ठीक है ना, ऐसा बताया गया है कि अन्न जो है, अन्न को ब्रह्म कहा गया है, अन्न को ब्रह्म कहा गया है। ठीक है ना, और इस काल में एक बड़ी प्रमुख घटना हमको दिखाई देती है कि राजा जनक के द्वारा, राजा जनक के द्वारा हल चलाया जाता है, हल चलाया जाता है। ठीक है ना, किसके द्वारा? राजा जनक के द्वारा। ठीक है, तो राजा जनक के द्वारा हल चलाए जाने का मतलब यह हुआ कि जब राजा स्वयं हल चला रहा है तो आप कृषि के महत्व को अपने आप, कितना महत्वपूर्ण चीज कृषि हो जाती है, मतलब स्वयं सिद्ध हो जाती है कि कृषि कितनी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो कृषि के महत्व को बताती हैं। इसके अलावा तैत्तिरीय संहिता में ही, तैत्तिरीय संहिता में ही यह बताया गया है, तैत्तिरीय संहिता में यह बताया गया है कि एक वर्ष में 2 फसलें जो है वो उगाई जाती थी। ठीक है, तो ये सारी जानकारियां थी जो विभिन्न ग्रंथों में हमको देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसके अलावा शतपथ ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण में जुताई, बुआई, कटाई तथा मड़ाई का जो है उल्लेख मिलता है। ठीक है, जुताई मतलब खेत की जुताई, फसलों की बुआई, उनकी कटाई और उनकी मड़ाई करके अनाज बाहर निकालने का उल्लेख मिलता है। ठीक है ना, इसके अलावा शतपथ ब्राह्मण में ही जौ, जिसको उस काल में यव कहा जाता था, ठीक है ना, गेहूं, इसको गोधूम कहा जाता था, गोधूम, ठीक है ना, चावल जिसको ब्रीही कहा जाता था, ठीक है, ब्रीही। ठीक, और इसके अलावा जो है जो जंगली गन्ना था, जंगली गन्ना, इसे इक्षु कहा जाता था। ठीक है, तथा सारियाका, सारियाका सरसों, ठीक है ना, इसका जो है हमको उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। तो शतपथ ब्राह्मण में जुताई, बुआई, कटाई, मड़ाई, मतलब कृषि की प्रॉपर जो है एक व्यवस्था देखने को हमको इस ग्रंथ में मिलती है। ठीक है, और हम देखते हैं कि कृषि के लिए जो है अनेक जो है शब्द आए हैं, जैसे सिंचाई से संबंधित अथर्व
अथर्ववेद में जो है नहर शब्द का उल्लेख मिला है, नहर शब्द का उल्लेख मिला है, और इसे एक विशेष शब्द कहा जाता था, कुल्या, कुल्या कहा जाता था। ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी ये पूछा भी जा सकता है। अथर्ववेद में नहर शब्द का उल्लेख मिलता है जिसे हम कुल्या कहते हैं। अगर सिंचाई के अन्य साधनों को देखें, सिंचाई के अन्य साधनों की बात करें, अगर हम सिंचाई के अन्य साधनों की बात करें तो वर्षा का जल, नदी का जल, ठीक है ना, कुओं तथा तालाब का जल, इस जल को हम खनितमा कहते थे। खनितमा शब्द आया है जो कुओं और तालाब के जल के लिए उपयोग में लाया जाता, सिंचाई के लिए प्रयोग होता था। इसके अलावा कुल्या हमने देखा, कुल्या जो था वो नहर को कहा जाता था। ठीक है ना। तो ये सब जो है सिंचाई के जल के साधन थे। ठीक है ना। तो वर्षा का जल, नदी का जल, कुओं तथा तालाब के जल का उपयोग जो है और नहरों के जल का उपयोग हम सिंचाई प्रक्रिया में करते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि अथर्ववेद में जो है बहुत सारे ऐसे मंत्र और अनुष्ठान दिए हुए हैं जिनके माध्यम से हम अच्छी फसलों की कामना करते हैं। ठीक है। तो इस तरह से एक जो है हम देखते हैं कृषि परंपरा में। हाँ, यहाँ पे एक और बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जो उत्तर वैदिक काल में जो भूमि थी वो मतलब उसे दान देने या फिर उसे ट्रांसफरेबल सिस्टम उसमें नहीं था। ठीक है ना। मतलब वो किसी को दी नहीं जा सकती थी। उसी तरह उत्तर वैदिक काल में भी भूमि जो थी वो काफी महत्वपूर्ण थी। उसके भी दान देने या फिर उसको इधर उधर ट्रांसफर करने या उस पर स्वामित्व जो है वो लेने का अधिकार अभी नहीं था। हालांकि कुछ ग्रंथों में ऐसा भूमि दान या इस तरह की चीजों का बात चलती है, लेकिन अगले कुछ ग्रंथों में इसका खंडन भी किया जाता है कि मतलब भूमि दान नहीं देना चाहिए किसी भी स्थिति में। तो मतलब कुल मिला जुला करके भूमि जो थी अभी भी जो है ट्रांसफरेबल चीज नहीं थी, मतलब उसे किसी दूसरे को नहीं दिया जा सकता था। ठीक है। तो इस तरह की चीजें जो है इस काल में हमको दिखाई देती हैं। तो हमने ये देखा कि विभिन्न जो है ग्रंथों के माध्यम से कृषि परंपरा को देखा, और ये चूंकि इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, कभी कभी इससे छोटे छोटे प्रश्न भी बनते हैं। इसके अलावा वाजस्नेयी संहिता में विभिन्न प्रकार के हलों का उपयोग की बात की गई है, जिसमें 12 से 14 या कभी कभी 24 जो है बैलों का उपयोग करके कृषि जो है वो की जाती थी। ठीक है। तो ये सारी चीजें रही जो है कृषि से संबंधित विषय को हमने देखा। इसके अलावा कुछ और बातें हैं जिनको हम देखते हैं। इसके अलावा हमें कृत्रिम फसल तथा प्राकृतिक फसल दोनों के बारे में हमको जानकारी मिलती है ऋग्वैदिक ग्रंथों में। कृत्रिम फसलें ऐसी फसलें थी जिनको जो है उगाया जाता था, मतलब बुआई करके खेतों की और उनमें फसलों को बो करके, और कुछ फसलें ऐसी होती थी जो प्रकृति से स्वयं प्राप्त होती थी, तो उन्हें प्राकृतिक फसलें कहा जाता था। तो मतलब ये दोनों प्रकार की फसलों का उल्लेख भी हमको विभिन्न जो है वैदिक कालीन ग्रंथों में मिलता है। इसके बाद अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं उद्योग धंधों की। ठीक है। उद्योग और व्यापार की, उद्योग तथा व्यापार की। हालांकि हमने सामाजिक जीवन में इस पे चर्चा की थी, आज फिर भी इसको देखते हैं। ठीक है। तो उद्योग और व्यापार को हम देखते हैं। तैत्तरीय संहिता और वाजस्नेयी संहिता में हमको विभिन्न प्रकार के जो है और सारे व्यवसायों की सूची मिलती है। कहाँ पे? तैत्तरीय संहिता
तैत्तरीय संहिता तथा वाजसनेयी संहिता। इसमें हमको विभिन्न प्रकार के व्यवसाय और विभिन्न तरह के जो है लोगों की सूचियां मिलती हैं, जिनमें कुंभकार, बढ़ई, लुहार, ठीक है ना, स्वर्णकार, चर्मकार, ठीक है। इसके अलावा जो है वैद्य, ज्योतिष, ठीक है, और जो है विभिन्न तरह के और भी लोगों की सूचियां प्राप्त होती हैं। इसके अलावा अनेक प्रकार के धातु शिल्पकार, चटाई बनाने वाले, कपड़े रंगने वाले, रस्सी बनाने वाले, ठीक है ना, और बहुत सारे जैसे द्वारपाल, सूत, ठीक है। तो इन सब की जो है सूची प्राप्त होती है, और कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि इसके अलावा बहुत सारे जो है कार्य जो है इनके द्वारा किए जाते थे। अगर हम धातु की बात करते हैं तो इस काल में मुख्यतः जो है 4 प्रकार की धातुओं की हमको जानकारी थी। मतलब उत्तर वैदिक काल में 4 प्रकार की धातुएं जो है 4 प्रकार की धातु प्राप्त थी या ज्ञात थी, ठीक है ना, ज्ञात थी, ठीक है ना। इसमें जो था सोना, तांबा, कांसा और लोहा, ठीक है ना। सोने को हम हिरण्य कहते थे, तांबे को हम लोहित अयस कहते थे, कांसे के लिए अयश शब्द आया है, और लोहे के लिए कृष्ण अयस या श्याम अयस जैसे शब्द जो है आए। तो कभी कभी इसको भी पूछ सकता है, इससे भी याद रखने की जरूरत है। लोहित अयस में हो सकता है कि कंफ्यूज हो जाए। तो तांबे को जो है लोहित अयस कहा गया, सोने को हिरण्य कहा गया, ठीक है ना, कांसे को अयस कहा गया, और लोहे को कृष्ण अयस या श्याम अयस कहा गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इन जो है धातुओं, मतलब हिरण्य का संबंध स्वर्णकार से हो गया। मतलब स्वर्णकार जो है सोने के विभिन्न प्रकार के गहने वगैरह या आभूषण वगैरह बनाता था। तांबे से जो है विभिन्न प्रकार के यूटेंसिल्स, बर्तन वगैरह बनते थे, या फिर बहुत सारी चीजें बनती थी। कांसे से भी विभिन्न प्रकार की मूर्तियां या इस तरह की चीजें, राजा के उपयोग में जो बर्तन वगैरह लाए जाते थे वो बनते थे। मतलब सबके लिए, राजा ही नहीं सबके लिए बनते थे। और लोहे का जो मुख्यतः उपयोग होता था वो कृषि कार्यों में हल बनाने के लिए होता था, और विभिन्न तरह के हथियार, जो कि क्योंकि हम देखते हैं कि युद्ध जो है इस काल में काफी लड़े जाते हैं, और युद्धों की हमने देखा भी था, विभिन्न तरह के यज्ञों को, हालांकि राजनीतिक जीवन में हमने देखा था। तो विभिन्न तरह की लड़ाइयां लड़ी जाती थी जिनमें लोहे का उपयोग, लोहे के हथियार जो है वो बनाए जाने लगे, ठीक है। तो इस प्रकार जो है जो लुहार वगैरह थे वे लोहे के हथियार बनाते थे, धनुषकार जो है धनुष बाण वगैरह बनाते थे। तो इस तरह से विभिन्न तरह के जो है व्यवसाय इस काल में प्रचलित थे। धातु जो है वो ये 4 प्रकार की धातुएं थी जिनका उपयोग हम उस काल के लोग अपने दैनिक जीवन में किया करते थे, ठीक है। तो ये जो थे वो कुछ प्रमुख व्यवसाय थे, और ये कुछ जो है प्रमुख व्यवसायकार थे।
चर्मकार वगैरह लोग जो है चमड़े के वस्त्र या इस तरह की चीजें बनाते थे, ठीक है। और कुंभकार जो है मतलब एक तरह से मिट्टी के बर्तन या घड़े को बनाने का काम करते थे। वैद्य वगैरह जो है रोगों के इलाज वगैरह के लिए भी इनका जो है वैद्य होते थे। ज्योतिष क्रिया भी जो है एक व्यवसाय के रूप में थी, ठीक है। इसके अलावा चटाई बनाने वाले, कपड़े रंगने वाले, रस्सी बनाने वाले, इस तरह के लोग भी जो है वो थे जो विभिन्न तरह के व्यवसायों को करते थे, ठीक है। तो ये थी व्यवसाय पे एक छोटी सी जानकारी। इसके अलावा हम देखते हैं कि विभिन्न वैदिक ग्रंथों में श्रेष्ठिन शब्द का जो है वो प्रयोग किया गया, ठीक है ना। तो श्रेष्ठिन शब्द का प्रयोग जो है वो व्यापारी वर्ग के लिए किया गया था। व्यापारी वर्ग के लिए किया गया था, ठीक है ना, वर्ग के लिए किया गया था। और जो व्यापार का जो मुखिया होता था, मतलब जो मुख्य व्यापारी होता था, उसमें भी जो है संगठन था व्यापारी लोगों का, और उसके जो संगठन का जो हेड था उसे हम श्रेष्ठिन कहते थे। और श्रेष्ठिन शब्द इस बात का द्योतक है कि इस काल में व्यापार वगैरह भी काफी जो है धीरे धीरे बढ़ रहा था, और व्यापार की महत्ता भी इस काल में हमको दिखाई देती है, ठीक है। जो आगे चल करके हम देखते हैं कि ये वैश्य वर्ग जो है वो व्यापार वाणिज्य में काफी आगे बढ़ता है, और हम देखते हैं कि आगे वाले कालों में जैसे महाजनपद काल में या फिर साम्राज्य काल में इनका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है, ठीक है। तो जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस पे चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ पे भी हम श्रेष्ठिन शब्द को देखते हैं, और ये विभिन्न वैदिक ग्रंथों में हमको दिखाई पड़ता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि तैत्तरीय संहिता में कुशीद शब्द मिला, तथा शतपथ ब्राह्मण में कुशीदिनी शब्द मिला है। कुशीदिनी, ठीक है ना। तो ये जो शब्द हैं, कुशीद का मतलब ऋण से था। किससे था? ऋण से। और कुशीदिनी का मतलब ऋण देने वाला, ऋण देने वाले से था, ऋण देने वाला, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे महाजनी व्यवस्था हमको दिखाई पड़ती है, महाजनी व्यवस्था, ठीक है ना। महाजनी व्यवस्था या फिर जो बैंकिंग सिस्टम है उसका जो है प्रारंभ जो है यहाँ हमको दिखाई देता है, ठीक है ना। लेकिन चूंकि यहाँ पे मुद्रा जैसी प्रणाली जैसी कोई चीज नहीं थी, तो संभव ऐसा है कि ये वस्तुओं के रूप में ही ऋण वगैरह लेते थे और ऋण जो है देते थे, ठीक है। तो यहाँ पे मुद्रा जैसी कोई चीज थी नहीं, तो ये जो है इस बात का द्योतक है कि जो वस्तु थी उसी का आदान प्रदान होता था, मुद्रा का आदान प्रदान नहीं होता था। और देखिए यहाँ पे ऋण जो है या कुशीद शब्द का आना इस बात का द्योतक है कि व्यापार वाणिज्य जो है वो काफी विस्तार रूप से जो है विस्तृत रूप ले रहा था, विस्तार से आगे बढ़ रहा था, मतलब वो विस्तार ले रहा था कहीं ना कहीं, ठीक है। कृषि परंपरा तो थी ही, लेकिन साथ साथ में व्यापार और वाणिज्य भी आगे बढ़ रहा था, व्यापार आगे बढ़ रहा था। लोग ऋण लेकर के भी व्यापार जैसी चीजों को करने में जो है आगे आ रहे थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमको दिखाई देती हैं। इसके अलावा हम और देखते हैं कि शतपथ ब्राह्मण में ही जो है समुद्र की चर्चा की गई है, समुद्र की चर्चा की गई है, ठीक है ना। शतपथ ब्राह्मण में पूर्वी समुद्र तथा पश्चिमी समुद्र की चर्चा की गई, ठीक है ना। पश्चिमी समुद्र पे चर्चा की गई है, ठीक है। लेकिन समुद्री व्यापार के विषय में कोई जानकारी हमको यहाँ प्राप्त नहीं होती है, ठीक है। तो समुद्री व्यापार से संबंधित हमको कोई जानकारी नहीं मिलती है। वायसनेयी संहिता में 100 पतवार वाली नावों का भी विवरण मिलता है, ठीक है ना। तो हम ये देखते हैं कि ये कुछ चीजें थी जो कहीं ना कहीं हमको विभिन्न वैदिक ग्रंथों में हमको दिखाई पड़ती हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि मुद्रा तो थी नहीं, लेकिन कुछ जो है प्रमुख ऐसी
माप तौल की इकाइयां थी जो इस काल में प्रचलित हैं, जिनको हम देखते हैं। तो इसमें जो माप तौल की इकाइयां थी वो थी निष्क, शतमान, कृष्णल, तथा पाद। ये कुछ ऐसी इकाइयां थी जो वस्तुओं की माप तौल में इनका उपयोग किया जाता था। यहाँ पे स्पष्ट रूप से मुद्रा का प्रचलन नहीं था, इसलिए जो विनिमय है था, वस्तुओं का एक्सचेंज होता था, वही जो है व्यापार और विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाकलापों का आधार था। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो कहीं ना कहीं माप तौल को प्रदर्शित करते हैं, माप तौल को, ठीक है ना, माप तौल को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये जो थी उस काल के बारे में हमको आर्थिक जानकारी जो है प्राप्त होती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के वस्त्र, सूती वस्त्र, ठीक है ना, ऊनी वस्त्र तथा सन के उपयोग की भी जानकारी हमको विविध वैदिक ग्रंथों के माध्यम से प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कृषि जो थी वो एक प्रमुख व्यवसाय के रूप में थी। इसके अलावा व्यापार वाणिज्य भी था। हमने देखा कि जो है श्रेष्ठिन जो है शब्द आता है व्यापारियों के लिए, जिसका उपयोग किया गया। इसके अलावा ऋण लेने वाली और ऋण देने वाली भी प्रक्रिया जो थी, महाजनी व्यवस्था की भी यहाँ शुरुआत हो जाती है। तो कुल मिलाकर के कहते हैं, हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो व्यवस्थाएं थी वो धीरे धीरे विकसित हो रही थी और जो कहीं ना कहीं आगे जो है साम्राज्य निर्माण में सहायक थी। तो ये थी दोस्तों उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक स्थिति पे एक छोटी सी जानकारी। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट के माध्यम से प्रदान करें। ठीक है दोस्तों, आपका बहुत बहुत आभार।